हेलो एवरीवन। ट्रांसपोर्टेशन सर्वे मिक्स्ड ऑनलाइन प्री टेस्ट सीरीज के कंप्लीट वीडियो एक्सप्लेनेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जिन किसी ने ये टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है वो प्रैक्टिस स्मार्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन ऐप आपको गूगल स्टोर में मिल जाएगा। इसकी लिंक भी आपको यूट्यूब चैनल में प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसमें जाके ये प्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर लें और उसके बाद ये सॉल्यूशन देखें। ये उसी का वीडियो सॉल्यूशन है, उसी टेस्ट सीरीज का। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो फुल डिटेल वीडियो सॉल्यूशन है, जिसमें हम केवल वही क्वेश्चन को कवर नहीं करेंगे जो टेस्ट में पूछा गया है, बल्कि उसके आसपास के कॉन्सेप्ट और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो उस कॉन्सेप्ट से और पूछे गए हैं जेईई एग्जाम्स में या किए जा सकते हैं, उन सारी चीजों को हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन, द एब्रेशन वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन ब्लैंक्स फॉर कंक्रीट अदर देन वियरिंग कोर्स। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जो एब्रेशन वैल्यू होती है वो किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए कंक्रीट पेमेंट की अदर देन वियरिंग कोर्स। मतलब वियरिंग कोर्स के अलावा जो भी बेस कोर्स, सब बेस कोर्स, ये सब में मटेरियल होते हैं, उसकी एब्रेशन वैल्यू किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर है 50। इसका आंसर क्या है? 50 है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में अपन इन डिटेल डिस्कशन करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमको क्या समझना पड़ेगा कि यार ये वियरिंग कोर्स क्या होता है। हमें पता है कि रोड में जो रोड्स की लेयर होती हैं उसमें सबसे पहले क्या आता है? अपग्रेड, फिर क्या आता है? सब बेस, फिर क्या आता है? बेस कोर्स, और उसके बाद आखिरी में क्या आता है? सरफेस कोर्स। ये जो सरफेस कोर्स है ना, मतलब ये सरफेस कोर्स को हम बोलते हैं पेमेंट की टॉप लेयर। यहाँ पर आपको बिटुमिन पेमेंट दिख रहा होगा। क्वेश्चन में आपसे कंक्रीट पेमेंट के बारे में पूछा है, ध्यान दीजिएगा, इसे बस समझने के लिए समझिए। देखिए, तो जो ये सरफेस कोर्स है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वियरिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन किस चीज की बात की गई है? क्वेश्चन में बात की गई है एब्रेशन वैल्यू की। तो ये एब्रेशन वैल्यू क्या है दोस्तों? एब्रेशन वैल्यू है एक इंडिकेटर रोड की हार्डनेस का, रोड की हार्डनेस का। तो सर ये हार्डनेस क्या है? हार्डनेस होता है वो प्रॉपर्टी ऑफ रोड जो उसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट वियरिंग एंड टियरिंग। या कहना चाहिए कि हम जब किसी ऑब्जेक्ट को रगड़ते हैं, है ना, घिसते हैं, तो उसके कारण ऑब्जेक्ट क्या होगा? फेल होगा। जो मटेरियल है वो रगड़ाएगा तो क्या होगा? फेल होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम रोड की कंडीशन में देखें तो रोड को रगड़ने वाला क्या है? व्हीकल का टायर, ट्रक का टायर, कार का टायर। तो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट एब्रेशन, उसी को कहते हैं हम क्या? ठीक है, तो अब एब्रेशन वैल्यू कैसे इंडिकेटर हुआ हार्डनेस का? तो हम जब टेस्ट करते हैं एब्रेशन का, जो कि बहुत सारे टेस्ट हैं, आपको आगे बताए जाएंगे, तो उन टेस्ट में जितनी ज्यादा एब्रेशन वैल्यू होगी, मतलब जितना ज्यादा एब्रेशन हो रहा है उस मटेरियल का, उतनी कम उसकी क्या आएगी? हार्डनेस आएगी। और वाइस वर्सा की जितना कम एब्रेशन होगा उतनी ज्यादा उसकी हार्डनेस होगी, मतलब उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा अगेंस्ट एब्रेशन। ठीक है, तो अब ये एब्रेशन हम करते किससे हैं? तो एब्रेशन वैल्यू टेस्ट करने के लिए IS 383 1970 ये कोड पूछता है, व्हाट इज द कोड फॉर एब्रेशन वैल्यू। तो IS 383 1970 में 3 टेस्ट दिए गए हैं। वो टेस्ट हैं डेवल एट्रिशन टेस्ट, डॉरी एब्रेशन टेस्ट, और यहां पर लिखा हुआ है लॉस एंजल्स टेस्ट। ये तीनों टेस्ट हैं जिससे हम क्या करते हैं? अपना एब्रेशन का टेस्ट करते हैं, हम एब्रेशन वैल्यू निकालते हैं। और दोस्तों ये तीनों ही जो टॉपिक हैं या तीनों ही जो टेस्ट हैं वो तीनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से भी जेईई में क्वेश्चन पूछा है, ये वाले फॉर्मूले से भी जेईई में क्वेश्चन पूछा है, और लॉस एंजल्स को पूछते ही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेवल एट्रिशन टेस्ट में क्या करते हैं? डेवल एट्रिशन टेस्ट is the test that is carried out to measure the rate of wear मतलब abrasion, wear and tear of granule material, that is abrasion resistance। ठीक है, one of the best example of material subjected to attrition test are stones used in road construction। मतलब जो डेवल एट्रिशन टेस्ट है वो किसके लिए यूज हो रहा है? जो स्टोन्स यूज होते हैं
रोड कंस्ट्रक्शन में, उनके लिए हम क्या करते हैं, एट्रिशन टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक, और इसका फॉर्मूला क्या है, तो हम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज वियर। परसेंटेज वियर इज गिवन बाय लॉस इन वेट अपॉन इनिशियल वेट इनटू 100। फॉर एग्जांपल मेरा लॉस इन वेट कितना हो गया, 4 ग्राम, इनिशियल वेट कितना है 19 ग्राम, तो मेरा परसेंटेज वियर क्या आएगा, 4/19 इंटू 100%। ठीक है, तो इस तरीके से जेई में ये वाला सवाल पूछ चुका है, तो इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज वियर। अगला टेस्ट क्या आता है, डॉरी एब्रेशन टेस्ट। डॉरी एब्रेशन टेस्ट का ये जो फॉर्मूला है ना, डॉरी एब्रेशन टेस्ट भी एब्रेशन वैल्यू ही बताता है। ये जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस। हम डॉरी एब्रेशन टेस्ट से क्या निकाल के लाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस। उसका फॉर्मूला होता है 20 माइनस लॉस इन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई 3। मतलब हमने डॉरी एब्रेशन टेस्ट किया, हमने ये पता किया कि कितना लॉस इन वेट हुआ। जब एग्रीगेट रगड़ाएगा, घिसाएगा, तो भाई घिस के कुछ निकलेगा, तो जो निकलेगा उससे क्या होगा, एग्रीगेट का लॉस इन वेट होगा। वो लॉस इन वेट मान के चलो 27 ग्राम है। ठीक है, तो हमको कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 20 माइनस 27 डिवाइडेड बाई 3, तो वो निकल के आ जाएगा 11। ये भी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारे जेई में, मैं नाम नहीं बता सकता, एसएससी जेई, यूपीएसएससी जेई, सारे जितने भी अलग अलग स्टेट के जेई होते हैं, नेशनल लेवल में जेई होते हैं, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ पीडब्ल्यूडी जेई, सीएसईबी के पुराने जेई क्वेश्चन आप उठा के देख लेंगे, डॉरी एब्रेशन टेस्ट से क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, अगला टेस्ट है हमारा लॉस एंजल्स टेस्ट। लॉस एंजल बहुत आप कॉलेज वगैरह में भी किए होंगे, ये टेस्ट बहुत ही जाना माना टेस्ट है एब्रेशन वैल्यू के लिए। इसमें क्या करते हैं हम, स्टील बॉल रहता है एक बड़ी सी मशीन के अंदर, जिसे एब्रेशन मशीन बोलते हैं। उस स्टील बॉल के साथ हम क्या करते हैं, एग्रीगेट को मिक्स कर देते हैं, फिर हम उसे क्या करते हैं, 500 रिवॉल्यूशन देते हैं। 500 रिवॉल्यूशन देते हैं कितने रेट से, तो 33 रिवॉल्यूशन पर मिनट के रेट से हम क्या करते हैं, 500 रिवॉल्यूशन देते हैं। तो जो आपका एग्रीगेट है जब स्टील बॉल से टकराता है, तो वो क्या होता है, उसमें घिसावट होती है, वो एब्रेशन होता है उसमें, और वो एब्रेशन को हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, यहाँ पर b लिखा गया है तो a कर लेना, a इंटू 100। अब a क्या है, तो a है जो इनिशियल वेट हमने सैंपल का लिया, b क्या है, वो वेट जो 1.70 mmc में रिटेन कर जाता है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि लॉस एंजल्स जो टेस्ट है उसमें एग्रीगेट को टेस्ट के बाद कितने mmc साइज से पास किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1.70 mmc साइज से उसे पास किया जाता है। तो b क्या हो गया, कितने रिटेन किए, तो a माइनस बी क्या हो गया, a माइनस बी हो गया कि कितने पास किए, फिर a क्या हो गया, जो भी आपका इनिशियल वेट है, इनिशियल वेट है, इनटू हमने 100 कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, परसेंटेज एब्रेशन। तो यहां से लॉस एंजल्स टेस्ट में हम परसेंटेज एब्रेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। अब थोड़ा सा मुद्दे पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा था कि 50% किसका होना चाहिए, अदर देन वियरिंग कोर्स का। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है अगली बार जेई में, हो सकता है इस बार के सीएसईबी जेई में ये क्वेश्चन पूछ ले कि वियरिंग सरफेस पे कितना होना चाहिए एब्रेशन वैल्यू, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसका आंसर क्या निकल के आएगा, 30%। अभी आंसर है 50%, क्योंकि पूछा है अदर देन वियरिंग कोर्स। अगर पूछ दिया वियरिंग कोर्स तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, 30%। ठीक है, चलिए 4-5 क्वेश्चन हमने इसी क्वेश्चन से बना लिया, और सारे इंपॉर्टेंट जेई के क्वेश्चन है। इसलिए आप जब भी पढ़ाई करें तो केवल आंसर पे ध्यान ना दें। ऐसा नहीं कि एब्रेशन का क्वेश्चन किया, 50 टिक किया और आगे बढ़ गए रट के, नहीं, आपको उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को देखना है। अगर वो अदर देन वियरिंग कोर्स पूछ रहा है तो आप वियरिंग कोर्स का भी पढ़िए, फिर आप ये भी पढ़िए कि एब्रेशन वैल्यू क्या होती है, फिर आप ये भी पढ़िए कि एब्रेशन के क्या क्या टेस्ट होते हैं, है ना, और ये भी पढ़िए कि कौन से आईएस कोड में। तो ये सारी चीज की तैयारी हम साथ साथ कर लेंगे। आपको लग रहा है कि एक क्वेश्चन कर रहे हैं, मगर हम 6 से 7 कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, और 6 से 7 कॉन्सेप्ट में 10 से 12 क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी एक स्मार्ट प्रिपरेशन का तरीका यही होता है कि आप केवल क्वेश्चन पे ना ध्यान देके उसके एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दें, और उससे भी क्वेश्चन निकालें, और बार बार उसको रिवाइज करते रहें। ठीक है, यही स्मार्ट तरीका है, ऐसे ही टॉपर्स पढ़ाई करते हैं। हम लोग ने भी जब एग्जाम निकाला था तो इसी तरीके से निकाला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका,
टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर किस पे डिपेंड करता है? तो पहला दिया है आपका परसेप्शन टाइम, दूसरा दिया है ब्रेक रिएक्शन टाइम, तीसरा दिया है स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो भैया ये तीनों पे डिपेंड करता है। करेक्ट आंसर होगा आपका 4। ये परसेप्शन टाइम पे भी करता है, ब्रेक रिएक्शन टाइम पे भी करता है, स्पीड ऑफ व्हीकल पे भी करता है। अब थोड़ा सा ये जान लेंगे कि भाई रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर होता क्या है। तो रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर इज द टाइम टेकन फ्रॉम द इंस्टेंट द ऑब्जेक्ट इज विजिबल टू द ड्राइवर टू द इंस्टेंट ब्रेक इज अप्लाइड। कहने का मतलब है जैसे ही ऑब्जेक्ट दिखता है ड्राइवर को, वहां से लेके जब वो जाके ब्रेक लगाता है, इस पूरे ड्यूरेशन को, मतलब ऑब्जेक्ट दिखा और ब्रेक लगाया, इस पूरे ड्यूरेशन को हम क्या कहते हैं? रिएक्शन टाइम। ठीक है, तो ये रिएक्शन टाइम किस पे डिपेंड करता है? तो टोटल रिएक्शन टाइम किस पे डिपेंड करेगा? एक तो परसेप्शन टाइम पे, सबसे पहले तो ये समझेगा वो कि ब्रेक लगाना है, उसके बाद समझने के बाद वो ब्रेक लगाएगा। इन दोनों टाइम को मिला के ये आपका क्या आएगा? टोटल रिएक्शन टाइम। तो ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? तो भैया मेंटल कंडीशन ऑफ ड्राइवर पे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट का नेचर क्या है, बड़ा है छोटा है, किस टाइप का है, लिविंग ऑब्जेक्ट है नॉन लिविंग है, इस पे डिपेंड करेगा। दूसरा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा होगा तुरंत ब्रेक लगेगा, छोटा ऑब्जेक्ट होगा तो थोड़ा देर से लगेगा, तो रिएक्शन टाइम क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। स्पीड ऑफ द व्हीकल, बहुत ज्यादा स्पीड है तो हड़बड़ा के आप जल्दी ब्रेक लगाएंगे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? रिएक्शन टाइम रिड्यूस हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो ज्यादा डिस्टेंस है तो अपने पास समय ज्यादा रहेगा, समय ज्यादा रहेगा तो रिएक्शन टाइम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। फिर लेंथ ऑफ द व्हीकल, बहुत बड़ा व्हीकल है ना, बहुत बड़ी गाड़ी है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? साइज ऑफ द व्हीकल बढ़ जाने से रिएक्शन टाइम क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रिएक्शन टाइम को देखते हैं। एक और चीज इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? एसएसडी, सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। इसमें टोटल रिएक्शन टाइम एज पर आईआरसी कितना लिया गया है? तो उसका आंसर है 2.5। ठीक है, समझ में आई बात? और वही ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जो हम प्रोवाइड करते हैं, उस केस में हम जो रिएक्शन टाइम है वो कितना लेते हैं? तो वो कितना निकल के आता है? 2 सेकेंड। इन दोनों को भी ध्यान रखेंगे, जेई में बहुत पूछता है क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं जेई में, तो पूछता है, इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द क्रॉस स्लोप ऑफ द शोल्डर? तो 1% flatter than the cross slope of the pavement, it is minimum of 2%, it is 0.5% steeper than the cross slope of the pavement, its value is equal to cross slope of the pavement। तो सही आंसर है 0.5% steeper than the cross slope of the pavement। अब क्रॉस स्लोप कई लोग को डाउट होगा होता क्या है? क्रॉस स्लोप कुछ नहीं है, कैम्बर है। जो रोड में कैम्बर प्रोवाइड करते हैं ना, वो है। अब कैम्बर क्या होता है सर? कैम्बर यहाँ आके देख लो, ये रोड दिख रहा है, रोड के इस वाले एज से जब आप मिडिल की तरफ जाएंगे तो रोड उड़ जाएगा, वैसे इस वाले एज से जब आप मिडिल की तरफ ट्रेवल करेंगे तो रोड क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। उठे हुए पोर्शन को हम क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राउन। तो ये जो क्राउन प्रोवाइड किया जाता है, या ये जो पूरी स्लोप प्रोवाइड की जाती है, कुछ इस तरीके से स्लोप बन रही है, इस स्लोप को हम क्या कहते हैं? कैम्बर। ठीक है, अब ये कैम्बर कई तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि पैराबोलिक कैम्बर भी होता है, स्ट्रेट लाइन कैम्बर भी होता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट और पैराबोलिक भी होता है। पैराबोलिक होगा तो पूरा शेप क्या हो जाएगा? पैराबोलिक हो जाएगा। यहाँ पर पूरा शेप क्या हो जा रहा है? पूरा स्ट्रेट लाइन हो जा रहा है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर क्या है? कुछ दूरी तक स्ट्रेट लाइन है, कुछ पैराबोलिक है, फिर पैराबोलिक है, फिर स्ट्रेट लाइन है। तो ये तरीके के हमारे क्रॉस स्लोप या कैम्बर रोड में दिए जाते हैं। तो अब क्वेश्चन सवाल ये पूछा था कि भैया शोल्डर में आपका जो क्रॉस स्लोप है, कहने का मतलब है जो कैम्बर है वो आपका शोल्डर में कितना होगा? तो शोल्डर क्या होता है? शोल्डर वो पोर्शन होता है रोड का जिसमें गाड़ी रेस्ट करती है आगे। जैसे आप देखे होंगे कभी भी रोड से क्रॉस करते हैं तो जब ट्रक वालों को रोकना रहता है गाड़ी कहीं होटल जाने के लिए, ढाबा जाने के लिए, तो एक पोर्शन होता है रोड का जिसमें वो जाके गाड़ी को रोकते हैं, है ना। वो जो पोर्शन होता है, जो इमरजेंसी लेन भी जिसे हम कहते हैं, इमरजेंसी लेन व्हीकल के लिए, उसको ही हम क्या कहते हैं? शोल्डर कहते हैं। तो ये जो शोल्डर होता है वो आप
देखेंगे भी, अगर रोड में प्रैक्टिकली भी देखेंगे तो उसका जो स्लोप होता है वो 0.5% स्टीपर होता है। कहने का मतलब उसमें ज़्यादा ढलान होती है एज कंपेयर टू एक्चुअल रोड। तो वो 0.5% ज़्यादा ढलान होगी इसमें, आपके क्रॉस स्लोप में। ठीक है, तो ये बात को तो ध्यान रखना ही है। अब साथ में एक और चीज भी पढ़ लो जो कि आता है जेईई एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मिनिमम विड्थ ऑफ शोल्डर कितना होना चाहिए। वो जो शोल्डर है जिसमें जाके गाड़ी इमरजेंसी लेन कर रही है, इमरजेंसी कहीं रुक रही है ना, तो उसका मिनिमम विड्थ कितना होता है उसका मिनिमम विड्थ कितना होता है, तो उसका मिनिमम विड्थ निकल के आता है 2.5 मीटर। ये आईआरसी का रिकमेंडेशन। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन एक एक्स्ट्रा हो गई, ये भी एक जेईई का सवाल है। फिर एक और जेईई का सवाल आता है कि भाई कैम्बर, अलग अलग टाइप का जो रोड होता है उसमें कितना कितना % कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे रोड्स अलग अलग टाइप के कौन से हैं, तो एक प्रकार का रोड तो हो गया हमारा क्या, सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट। एक प्रकार का हो गया अपना थिन बिटुमिनस पेमेंट। एक हो गया WBM रोड, एक हो गया अर्दन रोड। ये हो गया सीसी रोड, ये हो गया डामर रोड, ये हो गया मुरुम रोड, ये अर्दन रोड उससे भी पीछे है ना। तो इन तीनों में हमको कैम्बर प्रोवाइड करना है। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे रोड की क्वालिटी डिग्रेड होगी वैसे वैसे परसेंटेज कैम्बर का या परसेंटेज स्लोप का बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लोप कितना है, 1/50। 1/50 का क्या मतलब हुआ, 50 मीटर हॉरिजॉन्टल चलने में 1 मीटर आपने क्या किया, आप उठे। तो यहाँ पर कितना चले आप, 50 मीटर। वहीं पर अर्दन रोड में क्या हो रहा है, सबसे नीचे आ जाओ। अर्दन रोड में क्या हो रहा है, वही चीज को 25 ही मीटर आगे चल रहे हो और 1 मीटर उड़ जा रहे हो। तो इसका अर्दन रोड का स्लोप जाहिर सी बात है क्या है, सीमेंट कॉन्क्रीट रोड से ज्यादा है। अगर इन्हीं सारे डेटा को हम परसेंट में देखें तो 1/50 क्या होता है, 1/50 इंटू 100, मतलब ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 2%। तो ये वाला हो गया 2%, ये वाला हो गया 2.5%, ये वाला हो गया 3.33% और ये वाला हो गया 4%। तो जैसे जैसे हमारे रोड की क्वालिटी कम हो रही है वैसे वैसे उसमें प्रॉपर ड्रेनेज प्रोवाइड करने के लिए कैम्बर का क्या काम है, ड्रेनेज प्रोवाइड करना। मतलब प्रॉपर ड्रेनेज रहे रोड में, जो भी रोड का पानी रोड में ना रुके, वो नाली में चला जाए। तो उसके लिए जैसे जैसे रोड की क्वालिटी गिरेगी वैसे वैसे उसका कैम्बर का स्लोप भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, वैसे ही एक हो गया हैवी रेनफॉल। यही क्वेश्चन लाइट रेनफॉल में पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है सीसी पेमेंट में कितना होता है हैवी रेनफॉल की कंडीशन में कैम्बर, तो आपको क्या बताना है, 2% या 1/50। वैसे लाइट रेन की कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, 1/60, इसका मतलब होता है 1.7%। फिर कुछ नहीं, इधर वाले का ट्रांसफर करते जाओ, 2, इधर का 2.5, इधर का क्या हो जाएगा 3.33। ये याद करने का तरीका है। ठीक है, इससे सवाल आते हैं, इसको ध्यान देना। ये भी सवाल आता है कि क्या क्या टाइप के कैम्बर होते हैं, तो पैराबोलिक कैम्बर होता है, स्ट्रेट लाइन कैम्बर होता है और कॉम्बिनेशन ऑफ पैराबोलिक एंड स्ट्रेट लाइन होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि क्राउन किसे बोलते हैं, तो क्राउन कैम्बर के सबसे टॉप मोस्ट पोर्शन को हम क्राउन कहते हैं। चलिए चौथे क्वेश्चन में आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टाइप ऑफ कैम्बर विच इज बेस्ट सुटेड फॉर सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट। तो कौन सा कैम्बर बेस्ट सूटेड है, कैम्बर तो अपन जान गए, कौन सा बेस्ट सूटेड है किसके लिए, सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट के लिए। तो सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट के लिए बेस्ट सूटेड कैम्बर होगा स्ट्रेट लाइन कैम्बर। ठीक है, ये सवाल तो हो गया। इस सवाल के साथ आप ये भी ध्यान रखें कि बिटुमिनस पेमेंट के लिए कौन सा है, तो बिटुमिनस के लिए क्या निकल के आ रहा है, पैराबोलिक। तो सीमेंट कॉन्क्रीट के लिए आप याद रखेंगे स्ट्रेट और बिटुमिनस के लिए क्या याद रखेंगे, पैराबोलिक। दो सवाल हो गया एक सवाल से। ठीक है, फिर चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन डिजाइन ऑफ हाईवे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट शुड रेस्पेक्टिवली बी। डिजाइन ऑफ हाईवे में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट हमारे क्या क्या होते हैं, है ना, कितने कितने डिस्टेंस में उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 50 मीटर और 10 मीटर। एक्सपेंशन जॉइंट को आप 50-50 मीटर के गैप में प्रोवाइड करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट को आप 10-10 मीटर के गैप में प्रोवाइड करते हैं। क्यों प्रोवाइड किया जाता है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, टेम्परेचर चेंजेस के कारण रोड में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता ही है। सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट है तो उसका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो गई। अगर हम जॉइंट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तो जब एक्सपेंशन रोड करने की कोशिश करेगा तो वो रोड में क्या करेगा, क्रैक लाएगा, क्योंकि उसको तो एक्सपेंड होना ही है ना। तो रोड में क्रैक को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ कुछ दूरी में
कुछ कुछ दूरी में, जैसे ये आपका कंक्रीट पेमेंट है और इधर ट्रैफिक मूव कर रहा है, तो बीच बीच में हम क्या करते हैं, जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। इन जॉइंट्स को क्या कहते हैं, एक्सपांशन जॉइंट। और वैसे ही जब रोड में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रोड में एक्सपांशन होगा, तो उस टाइम कौन वर्क करेगा, आपका एक्सपांशन जॉइंट। और वैसे ही जब रोड में कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब जब टेम्परेचर कम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन में कौन वर्क करेगा, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। दोनों ही ट्रांसवर्स जॉइंट है, मतलब जिस साइड ट्रैफिक है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये दोनों जॉइंट को प्रोवाइड किया जाता है ना। और डिस्टेंस क्या क्या होता है, 50 मीटर और 10 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है डॉवेल बार्स आर यूज्ड इन रिजिड पेमेंट्स टू। तो डॉवेल बार का क्या यूज है रिजिड पेमेंट में, तो इसका आंसर है, डॉवेल बार का जो यूज है रिजिड पेमेंट में वो है ट्रांसफर लोड फ्रॉम वन स्लैब टू अनदर स्लैब। एक स्लैब पेमेंट की से दूसरे पेमेंट में ट्रांसफर करने के लिए, लोड को ट्रांसफर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, डॉवेल बार का। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा सा डॉवेल बार के बारे में हम पहले देख लेते हैं। डॉवेल बार होता क्या है, तो देखिए ये ओरिजिनल रोड की फोटो है। इस रोड में ये वाला जॉइंट भी समझ लो, इस जॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन जॉइंट, लॉन्गिट्यूडनल कंस्ट्रक्शन जॉइंट ना, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट नहीं, कंस्ट्रक्शन जॉइंट। तो ये किस डायरेक्शन में है, जैसे ट्रैफिक इधर मूव कर रहा है ना अपना, तो ये लॉन्गिट्यूडनल हुआ और ये क्या हुआ, ये ट्रांसवर्स हुआ, है ना। लेंथ वाइज क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल, और विड्थ वाइज क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स। तो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट किधर प्रोवाइड किया जाएगा, लॉन्गिट्यूड वाले साइड, मतलब लेंथ वाले साइड। अब इसके बाद एक और स्लैब को यहाँ पर कास्ट किया जाएगा, तो यहाँ पर जो जॉइंट बनेगा वो क्या कहेगा, कहलाएगा लॉन्गिट्यूडनल कंस्ट्रक्शन जॉइंट। और जैसे हम पिछले क्वेश्चन में बात किए कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट और एक्सपेंशन जॉइंट की, तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जॉइंट किस डायरेक्शन में प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो किस डायरेक्शन में करते हैं, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, मतलब विड्थ के अलोंग, है ना। तो ये वाला क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। अब वैसे ही बार में अगर लेंथ के अलोंग बार प्रोवाइड की जा रही है, किसके अलोंग, लेंथ के अलोंग, या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग अगर आप बार प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस बार को हम क्या कहेंगे, डॉवेल बार, करेक्ट। और यहां पर दिख रहा है आपको बार, ये 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 किधर प्रोवाइड किया गया है, ये विड्थ के अलोंग प्रोवाइड किया गया है, मतलब ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अलोंग प्रोवाइड किया गया है। तो ये वाला बार क्या कहलाएगा, टाई बार कहलाएगा, है ना। और दोनों के फंक्शंस भी अलग अलग होंगे। यहाँ पर 3D इमेज में देखेंगे, ये वाला जो बार है ना, ये जो निकल के आ रहा है वो क्या है, डॉवेल। और ये वाला, ये अलोंग द लेंथ हो गया, है ना। और ये वाला जो बार है वो अलोंग द विड्थ है, तो वो क्या होगा, ट्रांसवर्स बार, मतलब टाई बार। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि टी फॉर टाई इक्वल टू टी फॉर ट्रांसवर्स। तो जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है वो क्या कहलाएगा, आपका टाई, टी फॉर टाई, टी फॉर ट्रांसवर्स, है ना। जो बचा वो क्या हो गया, डॉवेल बार हो गया, ठीक। तो इस डॉवेल बार का क्या फंक्शन होता है, तो डॉवेल बार का फंक्शन यही होता है कि एक स्लैब से दूसरे स्लैब जब आपका लोड ट्रांसफर हो रहा है, तो उस लोड ट्रांसफर को इक्वली करना एक स्लैब से दूसरे स्लैब, वो हमारा क्या होता है, डॉवेल बार का फंक्शन होता है, ठीक है। ये 25 से 40 mm के बार होते हैं, 400 से 500 के लेंथ में प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक। और ये भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ देता है कि स्ट्रेस जो डॉवेल बार में उसको किस एनालिसिस से देखा जाता है, तो ब्रैड ब्यूरी एनालिसिस होती है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ब्रैड ब्यूरी एनालिसिस। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका क्या होता है, जो डॉवेल बार है उसका कैलकुलेशन होता है, उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है, स्ट्रेस की कैलकुलेशन होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफर डिवाइस अक्रॉस, क्या लिखा है, अक्रॉस। अभी मैं क्या बोल रहा था, अलोंग। तो अलोंग क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, अलोंग लॉन्गिट्यूडनल, पर अक्रॉस ट्रांसवर्स, कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। ये अक्रॉस है तो ट्रांसवर्स जॉइंट है, मतलब अक्रॉस ट्रांसवर्स जॉइंट है, परंतु अलोंग लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है। वैसे टाई बार क्या होगा, अलोंग ट्रांसवर्स और अक्रॉस लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी।
तो इसको क्यों यूज करते हैं? तो सबसे पहले टाई बार आर यूज फॉर होल्डिंग फेसेस ऑफ रिजिड स्लैब इन कांटेक्ट टू कीप एग्रीगेट इंटरलॉक। जो एग्रीगेट होते हैं उनको एक दूसरे से इंटरलॉक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? टाई बार का उपयोग करते हैं। वैसे ही ट्रांसवर्स क्रैकिंग, जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आपकी क्रैकिंग होगी रोड में, उसको बचाने के लिए, है ना, ये ट्रांसवर्स क्रैकिंग को बचाने के लिए आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो रोड में क्रैकिंग आती है उसको बचाने के लिए आपका टाई बार का उपयोग होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है द सीक्वेंस ऑफ 4 स्टेजेस ऑफ सर्वे इन हाईवे अलाइनमेंट। तो 4 स्टेजेस क्या क्या है सर्वे के, उसका सीक्वेंस पूछ रहा है हाईवे अलाइनमेंट के टाइम में। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस होगा फर्स्ट नंबर, सबसे पहले होता है टोपोग्राफिक, टोपोग्राफिक के बाद होता है रिकनेसेंस सर्वे, टोपोग्राफिक होता है सबसे पहले, फिर आता है रिकनेसेंस सर्वे, फिर आता है प्रीलिमिनरी सर्वे, फिर होता है आखिरी में डिटेल सर्वे। तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो टोपोग्राफिक या मैप स्टडी एक ही टाइप की चीज है ना। क्या काम है? इट रिवेल्स all details of existing road and important intermediate places to be connected in that area. It will also provide insight into general topography of the area, है ना, along with the obligatory points। तो मोटा मोटा क्या काम है टोपोग्राफिक का? सबसे पहले हम रोड का मैप निकालेंगे, मैप निकाल के उसकी जनरल टोपोग्राफिक कंडीशन समझ लेंगे, किस टाइप का रोड है, प्लेट्यू रीजन है, प्लेन रीजन है। जो भी एग्जिस्टिंग रोड्स हैं उनके बारे में देख लेंगे, वो भी हमको दिख जाएगा जो मैप में है ना। और जो भी एरिया जो कनेक्टेड हो रहे हैं, इंटरमीडिएट प्लेसेस जो उस प्रोजेक्ट में बीच में आ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेंगे। ये सब स्टडी हम किससे करेंगे? मैप स्टडी से। इसलिए मैप स्टडी और टोपोग्राफिक सर्वे एक ही चीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा रिकनेसेंस सर्वे। रिकनेसेंस सर्वे में हम क्या करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, इसमें हम डिफरेंट अल्टरनेट रूट्स देखते हैं कि भाई रायपुर से बिलासपुर जाना है, तो रायपुर से बिलासपुर जाने के लिए कई रूट है, तो उसपे सारे रूट की स्टडी करो, क्या क्या रूट है जो रायपुर से बिलासपुर हमको ले जा रहे हैं। परंतु वो रोड जो कि मोस्ट फिटेड होगा, जैसे एक हम क्या है बेमेतरा सिमगा होके जा रहे हैं, एक हम बिरला क्रॉस होके भी जा रहे हैं रायपुर, है ना। अगर कवर्धा से हमको या बिलासपुर से हमको रायपुर जाना है, तो एक तो हम सिमगा होते हुए जाएंगे, एक पडरिया होते हुए भी जा सकते हैं। तो बहुत सारे रूट्स हैं। तो बहुत सारे रूट में जो मोस्ट फिटेड है, एक तो सबसे ज्यादा जो फिटेड है, जहां पर आपका जो प्राइवेट लैंड्स है वो कम से कम आ रहा है ना, जहां पर बहुत सारी चीजों को बिगाड़ना नहीं पड़ रहा है, जो सबसे कम डिस्टेंस में आपका रूट बन रहा है, वो सारे चीज की स्टडी हम किसमें करते हैं? रिकनेसेंस सर्वे में। फिर हम करते हैं प्रीलिमिनरी सर्वे। प्रीलिमिनरी सर्वे में हम ये देखते हैं कि भैया कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या उस एरिया में अवेलेबल है, वहां का सॉइल प्रोफाइल कैसा है, वहां का ड्रेनेज स्टडी कैसा है, वहां की ट्रैफिक कंडीशन कैसी है। कई बार होता है कि एक रोड बहुत हैवी ट्रैफिक वाला होता है, फॉर एग्जांपल जहां से ट्रक क्रॉस होते हैं, है ना, तो उसके लिए अपन को देखना पड़ेगा कि ट्रैफिक सर्वे कैसा है, कितनी कार, कितनी पैसेंजर कार यूनिट उस जगह से क्रॉस हो रही है पर डे। तो ये सब चीज की स्टडी हमारा क्या कहलाता है? प्रीलिमिनरी सर्वे। ठीक, तो इसमें क्या प्रीलिमिनरी सर्वे में हमको क्या पता चलता है कि भाई फाइनेंशियल, मटेरियल, लेबर, ये तीनों तरीके से हमारे लिए बेस्ट फिटेड रोड क्या है। फिर अपना अगला आता है डिटेल्ड सर्वे। डिटेल सर्वे में हम क्या करते हैं? मैप के जितने भी डाटा हैं उसको हम फील्ड पे ट्रांसफर करते हैं, है ना, और फिर कंप्लीट एस्टिमेशन निकालते हैं रोड का। तो ये आपका फाइनल सर्वे टाइप का होता है ना। तो ये आपका क्या हो गया? डिटेल सर्वे। तो जो करेक्ट आपका सीक्वेंस होगा वो सबसे पहले मैप स्टडी, मैप को ही हम क्या बोल रहे हैं? टोपोग्राफिक। फिर क्या आ जाएगा आपका? रिकनेसेंस। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, रिकनेसेंस। उसके बाद आ जाएगा आपका प्रीलिमिनरी, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, और उसके बाद आपका आ जाएगा डिटेल्ड। ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पीडब्ल्यूडी जेई में, छत्तीसगढ़ पीडब्ल्यूडी जेई में भी पूछ चुका है ना। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसको पूछा जाता है, ये सब चीजों को याद रखना है अपन को। फिर आपका 8वां क्वेश्चन है विथ यूजुअल नोटेशन वी स्क्वायर अपॉन आर जी। क्या लिखा हुआ है? वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी। ठीक है, तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इसमें ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो बता रहा है, सुपर एलिवेशन बता रहा है, रेडियल एक्सीलरेशन बता रहा है। तो आंसर क्या निकल के आएगा? ये बताता है वी स्क्वायर बाई आर जी आपको सेंट्रीफ्यूगल रेशियो।
अब सेंट्रीफ्यूगल रेशियो समझने के लिए हमको सबसे ज्यादा समझना ये जरूरी है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। तो इमेज आपको दिख ही रही होगी बढ़िया सी। इसमें आप ये देख पा रहे हैं कि जब व्हीकल आपका किसी रेडियस से ऐसे घूमता है रोड में, मतलब टर्निंग पॉइंट पे, तो टर्निंग पॉइंट में क्या होता है, ये व्हीकल मान के चलो जा रहे हैं जैसे यहाँ पर है, तो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ ढकेलने की कोशिश करती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका फॉर्मूला होता है, हमने बचपन में पढ़ा है, mv²/r। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस फॉर्मूला देखेंगे। mv²/r होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब टर्निंग के टाइम में जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ फेंकेगा तो ऑब्वियसली है ओवरटर्निंग होगी व्हीकल में, है ना, व्हीकल का एक्सीडेंट होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, रोड के इनर एज आउटर एज को, रोड के आउटर एज को इनर एज के मुकाबले थोड़ा सा उठा देते हैं, और ये जो उठाते हैं हम रोड को, उसे ही हम क्या कहते हैं, सुपर एलिवेशन, जिसको हम ई से संबोधित करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो सुपर एलिवेशन यहाँ पर रोड में प्रोवाइड करेंगे, तो सुपर एलिवेशन के कारण जो फोर्स जनरेट होगा वो आपकी व्हीकल को अंदर की तरफ खींचेगा, अंदर की तरफ खींचेगा, ये बाहर की तरफ खींचेगा, तो ये जो व्हीकल है वो क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। तो ये काम है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसे मैं कहता हूं mv²/r, को आप वेट से डिवाइड कर दो, mg से, मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय वेट कर दो, तो क्या निकल के आएगा, ये m और m कट गया तो निकल के आया v²/rg। इस v²/rg को मैं बोलता हूं सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, या इसी को मैं बोलता हूं इंपैक्ट। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा है कि v²/rg क्या होता है, तो v²/rg क्या होता है, इंपैक्ट फैक्टर। ठीक, तो इसका एक्सप्रेशन यही है, F/W = v²/rg। यहां पर यही चीज आएगी, v²/। ठीक है, फिर सुपर एलिवेशन हमने डिस्कस किया है, तो सुपर एलिवेशन का क्या फॉर्मूला है, E = v²/gr - f। अब ये f क्या है, तो f है लेटरल फ्रिक्शन। लेटरल डायरेक्शन में जो गाड़ी को फ्रिक्शन प्रोवाइड की, फ्रिक्शन मिल रहा है किसके कारण, इस डायरेक्शन में जो गाड़ी को लेटरल में जो फ्रिक्शन मिल रहा है किसके कारण, रोड के सरफेस के कारण। रोड ज्यादा रफ होगी तो उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा, फ्रिक्शन मिलेगा, उसे हम क्या कहते हैं, लेटरल फ्रिक्शन। और सुपर एलिवेशन का एक्सप्रेशन जो कि बार बार जेई के क्वेश्चंस में पूछा जाता है, वो है E + F = v²/gr। ठीक है, अब कई बार ये भी पूछा जाता है कि भाई लेटरल फ्रिक्शन है वो 0 है उसकी वैल्यू, तो E कितना होगा, तो E उस टाइम क्या निकल के आएगा, E = v²/gr। ठीक है, ये सब चीजें याद रखेंगे। इसमें हमने केवल सेंट्रीफ्यूगल रेशियो नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी पढ़ लिया, सुपर एलिवेशन भी पढ़ लिया, सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला भी पढ़ लिया, E + F = v²/gr। एक और क्वेश्चन भी पूछता है कि मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन में, मिक्स्ड ट्रैफिक के कंडीशन में सुपर एलिवेशन का क्या फॉर्मूला होता है। तो मिक्स्ड ट्रैफिक के कंडीशन में हम जो वेलोसिटी होता है उसको 0.75, मतलब जो भी वेलोसिटी होता है उसको 75% ऑफ एक्चुअल वी कंसिडर करते हैं। क्यों, क्योंकि मिक्स्ड ट्रैफिक के कंडीशन में कोई व्हीकल बहुत तेज भाग रही है, कोई एकदम स्लो जा रही है ना, तो एक मिक्स्ड अपन लेते हैं जिसमें हम जो स्पीड रहती है उसको हम 75% मानते हैं, इसके जो ओरिजिनल स्पीड होती है। कहने का मतलब हमने 25% जो ओरिजिनल स्पीड है उसको रिड्यूस कर दिया, उसको रिड्यूस मान लिया। तो उस समय मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के केस में इक्वल आता है v²/225r। ये वाला फॉर्मूला याद रखें कि बहुत पूछता है, पर इसमें जो v है ना, जब सॉल्व करके निकलोगे तो ये km/h में रहेगा ना। ये 225r ऐसा फॉर्मूला है, इसको सेट किया गया है कि v का जो फॉर्मूला है वो km/h में आएगा, v की यूनिट। इसको याद रखेंगे, ये वाले एक्सप्रेशन को मिक्स को याद रखेंगे। या तो आपको क्या करना पड़ेगा, v को 0.75 v यहाँ पर पुट करेंगे, 0.75 v, उसको पूरा सॉल्व करेंगे, फिर पूरे एक्सप्रेशन को km/h में कन्वर्ट करेंगे, तो यही निकल के आएगा।
वी स्क्वायर बाई 225r। पर ये क्वेश्चन क्या है ना, डायरेक्टली पूछ देता है एग्जाम में, इसलिए ये एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। वैसे ये वी स्क्वायर बाई जी आर का जो है वो एक्सप्रेशन अगर किलोमीटर पर आवर में देखोगे आप तो वी स्क्वायर बाई 127r है ना। इसमें भी वी किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है कि लेटरल फ्रिक्शन 0 है, ई कितना निकल के आएगा, वी स्क्वायर बाई 127r। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है मिक्स ट्रैफिक कंडीशन में क्या होगा, वी स्क्वायर बाई 225r। कई बार क्वेश्चन पूछता है मिक्स ट्रैफिक कंडीशन में कितना रिड्यूस कर दिया जाता है स्पीड को, तो वो कितना हो जाएगा 25%। कई बार पूछता है कितना लिया जाता है, तो 75%। बना, कई सारा क्वेश्चन बना ना। अब यही अलग अलग क्वेश्चन तुम लोग करोगे, जहाँ जाके टेस्ट सीरीज दिलाओगे है ना, तो यही क्वेश्चन आपको अलग अलग फॉर्म में मिलेगा। तो अब अगर ये वीडियो देख रहे हो तो ये सारे क्वेश्चन भी वहां पर जाके बन जाने चाहिए, ये हमारा मकसद होना चाहिए कभी भी हम पढ़ाई करें तो। अगला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन है, क्यूबिक पैराबोला इज अ टाइप ऑफ। तो क्यूबिक पैराबोला एक ट्रांजिशन कर्व है, इज अ टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व। और ट्रांजिशन कर्व भी 3 टाइप के होते हैं, एक स्पाइरल में रहता है वो है ना, एक होता है बर्नौलीज लेमनिस्केट कर्व और एक होता है क्यूबिक पैराबोला। ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड क्यों किया जाता है, तो कभी भी एक स्ट्रेट रोड से हमको एक कर्व रोड में जाना है, एक स्ट्रेट रोड से हमको एक कर्व रोड में जाना है, तो उस टाइम ये जो ट्रांजिशन है वो बिल्कुल हमारा क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। जो ये वाला ट्रांजिशन है वो हमारा क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। और वही स्मूथ ट्रांजिशन के लिए हम कैसा कर्व प्रोवाइड करते हैं, ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, इतना समझ लो कि जब भी हमको स्ट्रेट रोड से कर्व रोड की तरफ जाना है, तो कर्व रोड से स्ट्रेट रोड जाने के लिए जो हम कर्व ड्रॉ करते हैं वो कर्व सीधा सर्कुलर कर्व नहीं होता, वो कर्व स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर का मिश्रण होता है, और उसी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कर्व है ना। तो वो ट्रांजिशन कर्व 3 तरीके से बनाए गए हैं। एक होता है बर्नौलीज लेमनिस्केट, इसकी लीव टाइप का स्ट्रक्चर रहता है ये बर्नौलीज लेमनिस्केट। ये सवाल भी जेईई में पूछता है कि कौन सा ट्रांजिशन कर्व है जो लीफ के आकार का रहता है, पत्ते के आकार का, तो वो क्या होगा, बर्नौलीज लेमनिस्केट। फिर एक होता है स्पाइरल। स्पाइरल का क्वेश्चन जेईई में पूछा है कि आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस किस टाइप के ट्रांजिशन कर्व को रिकमेंड करती है, तो वो हमारा निकल के आता है स्पाइरल, स्पाइरल आंसर होगा है ना। और एक जो अभी क्वेश्चन पूछा है कि क्यूबिक पैराबोला किस टाइप का कर्व है, तो वो भी क्या है, ट्रांजिशन कर्व। तो ट्रांजिशन कर्व में हम क्या होते हैं, हमारा इस स्ट्रेट जो रोड है उसका रेडियस कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। तो इन्फिनिटी के आर से हम सर्कुलर कर्व के इसका क्या रेडियस होगा, तो आर होगा। तो इन्फिनिटी टू आर अपन जो अपन को मूव करना पड़े तो हम क्या प्रोवाइड करते हैं, ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, ट्रांजिशन कर्व में ये भी पूछता है कि लेंथ जो ट्रांजिशन कर्व का है वो क्या होता है, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखेंगे ट्रांजिशन कर्व में। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ द रोड सरफेस टू प्रिवेंट द डिटोरिएशन ऑफ पेमेंट लेयर बाय रेस्ट्रिक्टिंग द एंट्री ऑफ वाटर इनटू बिटुमिनस लेयर। तो यही बोल रहा है कि क्या प्रोवाइड किया जाता है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। ट्रांसवर्स मतलब ये वाला डायरेक्शन हो गया, अगर ये रोड है आपकी, इधर ट्रैफिक है, तो ये जो डायरेक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, ये वाला विड्थ वाला, इसी को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स। तो ऐसी कौन सी चीज प्रोवाइड की जाती है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो कि डिटोरिएशन पेमेंट का रोके, है ना, एंट्री ऑफ वाटर को रोक ले, एंट्री ऑफ वाटर ना होने दे। तो मैंने आपको पहले ही बताया है प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ रोड के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, कैम्बर। तो वही कैम्बर की बात कर रहा है ये, आंसर इसका क्या होगा, कैम्बर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आते हैं, 11वां क्वेश्चन बोलता है इंडियन रोड कांग्रेस वाज सेटअप इन द ईयर। तो इंडियन रोड कांग्रेस आपका 1934 में आया था। इसके बारे में और भी चीजें जान ले, जैसे पूछता है कि कौन सी कमेटी का रिकमेंडेशन था, तो वो होगा जायकार कमेटी होगा, जायकार कमेटी। फिर फर्स्ट प्लान कौन सा था, तो नागपुर रोड प्लान। अब रोड प्लान पढ़ रहे हैं तो इससे भी एकदम फेवरेट क्वेश्चन बनते हैं जेईई के। 3 रोड प्लान क्या क्या है, तो हमारा पहला रोड प्लान था नागपुर रोड प्लान जो कि चला 43 से 63। फिर आया बॉम्बे रोड प्लान जो कि चला 61 टू 81 सॉरी। और अगला आया लखनऊ प्लान जो कि चला 81 टू 2001। ठीक है,
इसमें एक और क्वेश्चन ये पूछता है जेई में कि डेंसिटी कितनी थी, रोड की डेंसिटी, तीनों जो रोड प्लान थे उसमें रोड की डेंसिटी कितनी थी। तो नागपुर रोड प्लान में वो क्या आएगा, 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। बॉम्बे रोड प्लान में 32 पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। और जो तीसरा है लखनऊ रोड प्लान, उसमें आएगा 82 पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये वाली चीज भी आप ध्यान रखेंगे। इसमें एक और पढ़ने की चीज है जो पूछता है हर दफा जेई में कि नागपुर रोड प्लान में कौन से पैटर्न की रोड फॉलो करी गई थी। तो स्टार एंड ग्रिड उसका क्या होगा, आंसर होगा। स्टार और ग्रिड पैटर्न की रोड हमको नागपुर रोड प्लान में मिली थी। फिर पूछते हैं लखनऊ में क्या होगा, तो लखनऊ में था स्क्वायर एंड ब्लॉक पैटर्न। ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि नागपुर रोड प्लान में कि रोड्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। तो 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था रोड्स को। फिर बोलता है कि 5 कैटेगरी क्या थी, तो 5 कैटेगरी क्या क्या थी, नेशनल हाईवे NH, स्टेट हाईवे SH, MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ODR अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, VR विलेज रोड। तो 5 क्या क्या हो गया, NH नेशनल हाईवे, SH स्टेट हाईवे, MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ODR अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, VR विलेज रोड। तो इन कैटेगरी में नागपुर रोड प्लान में रोड्स को डिवाइड किया गया। फिर वो बोलता है कि लखनऊ में क्या प्रोवाइड किया गया था। तो लखनऊ में भैया, लखनऊ में 3 कैटेगरी में प्रोवाइड किया गया था। वो था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखेंगे, ये सब भी जेई में पूछता है। केवल आपसे कब स्टैब्लिश हुआ था नहीं पूछेगा, वो कोई भी सवाल पूछ सकता है यहाँ से, इसलिए सबके लिए हमको तैयार रहना है। और पूछा है, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। फिर बोलता है कि फॉर अ गिवन रोड व्हाट विल बी द इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इफ सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज 70 मीटर एंड पासिंग साइड डिस्टेंस इज 270 मीटर। तो सबसे पहले समझ लें कि इंटरमीडिएट साइड क्यों प्रोवाइड की जाती है। तो जहां पर हम OSD प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, यहां पर ओवर टेकिंग साइड डिस्टेंस, साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करना मुश्किल है, तो बीच का रास्ता निकाल के हम क्या करते हैं, ISD प्रोवाइड करते हैं। और ISD का क्या फुल फॉर्म है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। तो ISD कभी भी पूछे और SSD की वैल्यू दी हो, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जेई का, तो उसमें आपको क्या करना है, ISD बराबर 2 into SSD। ये अभी SSC जेई 2023 में इसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था। तो रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि एकदम से नया क्वेश्चन निकल के आ जाएगा, है ना कहीं से वहीं से घूम फिर के आते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना दिया है, 70 मीटर। तो इसका इंटू 2 कर लेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 140 मीटर। यही है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है एज पर IRC स्पेसिफिकेशन कैरेज वे विड्थ फॉर सिंगल लेन। तो सिंगल लेन की कैरेज वे कितना होता है, 3.75 मीटर। इसको कर रहे हो तो इसको भी कर लो। सिंगल लेन का 3.75 होता है। 2 लेन है मगर विदाउट कर्व है तो 7 हो रहा है। 2 लेन है विद कर्व है, रेस्ट कर्व है तो 7.5 मीटर हो रहा है। सारी चीजें किसमें है, मीटर में। फिर इंटरमीडिएट कैरेज वे है तो 5.5 मीटर हो रहा है। मल्टी लेन वेवमेंट है तो 3.5 मीटर। ठीक है, ये भी याद रहना चाहिए, पूछता है। 14वां क्वेश्चन, कैलकुलेट द मैकेनिकल वाइडनिंग रिक्वायर फॉर पेमेंट। विड्थ कितना दिया है रोड का, मैकेनिकल वाइडनिंग पूछ रहा है, मैकेनिकल वाइडनिंग पूछ रहा है। विड्थ दिया है 7 मीटर रोड का। 7 मीटर है मतलब 3.5 के 2 लेन है, तो 2 लेन रोड है ये। फिर बोलता है हॉरिजॉन्टल रेडियस कितना है, 200 मीटर दिया है। और लॉन्गेस्ट व्हील बेस का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रहा है, यहाँ पर 7 मीटर दे रहा है। ठीक है। एक्स्ट्रा वाइडनिंग, हमको पता है एक्स्ट्रा वाइडनिंग 2 चीजों से मिलके बना है। एक होता है मैकेनिकल वाइडनिंग और एक होता है साइकोलॉजिकल वाइडनिंग। मैकेनिकल वाइडनिंग एक्चुअली पर्पस से दिया जाता है कि जब हम रेडियस ले रहे हैं तो हमको थोड़े से, जब हम कहीं घूम रहे हैं रोड में, स्ट्रेट से हम कर्व पे आ रहे हैं, तो हमको क्या होता है, रेडियस की जरूरत होती है, हमको थोड़ा डिस्टेंस की जरूरत होती है, चौड़ाई की जरूरत होती है। तो उस टाइम एक्चुअल जो चौड़ाई की जरूरत होती है वो होता है NL²/R। परंतु साइकोलॉजिकली भी हमको लगता है कि और चौड़ाई की जरूरत है, तो IRC ने उसको भी कंसिडर किया है और उसका फॉर्मूला है V/9.5√R। ठीक है, जिसमें V किलोमीटर पर आवर में, ये एम्फेरिकल फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे, किलोमीटर पर आवर में रहेगा, और R आपका किस में रहेगा, मीटर में रहेगा। ठीक है, ये हो गया टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग।
परंतु क्वेश्चन में अभी क्या बोला है, केवल मैकेनिकल वाइडनिंग। तो मैकेनिकल वाइडनिंग के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एन एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अब एन कितना हो गया, नंबर ऑफ लेन 2 हो गया। लेंथ ऑफ एल क्या है, लेंथ ऑफ व्हील बेस कितना दिया है 7, उसका स्क्वायर, और आर कितना दिया है 200। इससे काट फिट के निकालेंगे आंसर, तो 0.245 मीटर होता है। तो आपसे क्वेश्चन में एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन में साइकोलॉजिकल अलग से पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन में मैकेनिकल पूछ सकता है, तीनों के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, फिर ये देखिए आइए ना क्वेश्चन, नागपुर रोड फॉर्मूला इज प्रिपेयर्ड एज्यूमिंग विच रोड पैटर्न। अभी पढ़ा है हमने ऊपर, स्टार एंड पैटर्न। ठीक है, तो इसका 15 क्वेश्चन और है इसी टेस्ट का, 15 क्वेश्चन। वो क्वेश्चन सर्वे के हैं, तो वो अगली सीरीज में आपको मिल जाएगा, मतलब अगला ही इसका वीडियो जो रहेगा वो सर्वे का आपको अलग से मिल जाएगा। अगर सर्वे का भी इसमें हम इंक्लूड कर देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबे में फिर एग्जॉस्ट हो जाएंगे आप लोग, इसलिए हमने इसको कम करके रखा है। तो ट्रांसपोर्टेशन ही अभी इसमें है, अगला जो वीडियो है वो अलग से पृथक से आपको सर्वे दे दिया जाएगा। ठीक है, और आप जाके ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपको बहुत सारा फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलते रहेगा, है ना, बीच बीच में आते रहेंगी टेस्ट सीरीज जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी आपके लिए। तो वो टेस्ट को दिलाएं और उसका वीडियो सॉल्यूशन हम जैसे ही वो आप उसको अटेम्प्ट करेंगे उसके कुछ दिन बाद हम उसका वीडियो सॉल्यूशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको दे देंगे। पीडीएफ आपको एप्लीकेशन के फ्री कंटेंट में, है ना, फ्री मटेरियल में जाएंगे तो फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको इसी का, ये जो अभी हमने पूरा बात किया है इसका, ये जो वीडियो सॉल्यूशन इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। वहां से कभी भी कैसे भी आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, फॉर्मूला सब देख सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने से बहुत सारा फायदा है, आप फ्री मटेरियल मिल जाएगा, आपको फ्री टेस्ट मिल जाएगा, फ्री प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएगा, है ना। तो आप उसको करिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी लिंक। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल है प्रैक्टिस स्मार्ट का, जिसमें लगातार क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के एज पर CSEB JEE सिलेबस, एज पर CSEB JEE सिलेबस, है ना। तो उसको आप करते रहिए, वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन, अभी SSC JEE में भी कई सारे क्वेश्चन फंसे थे उसी जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, तो उसमें इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, दिन भर 8 से 10 घंटा लगातार उसमें क्वेश्चन आता है। उसको सॉल्व करते रहिए, पोलिंग है करते रहिए, जो मेंटर्स हैं उसके साथ डिस्कशन करते रहिए, डाउट पूछते रहिए, पर्सनल डाउट पूछते रहिए, फोन कॉल करते रहिए, जो करना है वो करिए, मगर बस तैयारी कीजिए। थैंक यू।